हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूँ विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं आपका फ्रेश साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ध्वनि का अध्ययन। ये लेसन 9th का है और ये जो है महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। और मैं आपको आज ये लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ, इसलिए आज इस लेसन का होगा लेक्चर नंबर 1। तो आज हम पहला लेक्चर देखेंगे, ध्वनि का अध्ययन, जिसमें हम क्या क्या बातें पढ़ेंगे मैं पहले आपको वो पॉइंट आउट कर देती हूँ। उसके बाद मैं उन बातों के बारे में, उन डेफिनेशंस और परिभाषाओं को बताऊंगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे और अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें कोई ध्वनि जो होती है, साउंड होती है, वो किस तरह से चलती है, उसकी गति क्या होती है, वेग क्या होता है, वो कैसे टकरा के दूसरी जगह जाती है, मनुष्य का जो है कर्ण, जो कान होता है, वो कैसे सुनता है, और श्राव्य अश्राव्य और अव्यातित श्रव्य जो ध्वनि होती है वो किस प्रकार से होती है, मतलब क्या उसकी परिभाषाएं होती हैं। इन सब चीज़ों को, बातों को हम आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ध्वनि का अध्ययन। तो सबसे पहले ध्वनि की गति उसकी आवृत्ति पर कैसे निर्भर करती है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है कि ध्वनि तरंगों के माध्यम के कणों के कंपन और ध्वनि संचरण की दिशा में क्या संबंध होता है। ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी हम उत्तर बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम जान जाते हैं कि ध्वनि होता क्या है। तो कोई आप में से बता पाएगा कि ध्वनि क्या होता है। तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि ध्वनि होती है एक प्रकार की एनर्जी, एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो हमारे कानों को सुनाई देती है और सुनाई देने की संवेदना का निर्माण करती है। ठीक है, ध्वनि क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो हम एनर्जी के रूप में जैसे कहते हैं ना, ध्वनि क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। और यह ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में होती है। क्या होती है, तरंगों के रूप में, कैसे ऊपर नीचे चलती है, हमारे कानों तक आती है एक तरंगों के रूप में, चाहे इस प्रकार से आए चाहे इस प्रकार से आए, ये होती है तरंगों के रूप में जो है ये होती है। और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम क्या, अब संचरण मतलब क्या है, चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वैसे ध्वनि के लिए मुख्य रूप से 3 माध्यम होते हैं। ठोस माध्यम, कौन कौन से 3 माध्यम होते हैं, एक ठोस होता है, द्रव होता है और गैसीय माध्यम होता है। ठीक है, ये 3 माध्यम होते हैं ध्वनि के संचरण यानी कि चलने के लिए। तो इसके चलने के लिए ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर जरा सा भी हवा ना हो, तो वहाँ पे ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। जैसे स्पेस में हम चले जाएं तो वहाँ पे हमें ध्वनि, अंतरिक्ष में कोई कितना भी चिल्लाएगा हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। या चंद्रमा पे ही हम रहें और बात करें, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है, तो वहाँ पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और 3 माध्यम होते हैं, उन तीनों माध्यम से अगर कोई भी एक माध्यम है तो ध्वनि सुनाई देती है। अगर हम पानी के अंदर भी बात करते हैं, द्रव्य यानी कि जल, पानी के अंदर बात करते हैं तो भी हमें ध्वनि सुनाई देती है, और ठोस में भी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन सबसे तेज ध्वनि किस में सुनाई देती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। आगे ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग के कारण माध्यम में संपीड़न मतलब अधिक घनत्व का क्षेत्र और विरलन यानी कि कम घनत्व का क्षेत्र की श्रृंखला निर्मित होती है। तो ये संपीड़न और विरलन यहाँ पे है, देखिए कि किस तरह से ये कम घनत्व का क्षेत्र है, ये कम घनत्व का क्षेत्र है और ये अधिक घनत्व का क्षेत्र है। ये होता है संपीड़न और विरलन। तो इस कणों में जब कंपन होता है तो इस तरह के माध्यम में क्या होता है, संपीड़न और विरलन का एक श्रृंखला बनती है, एक क्या होता है, चेन बनता है। देखिए एक बार घना है, फिर विरलन है, फिर क्या है, घना हुआ है, फिर विरलन है, तो ये क्या होता है, पूरी एक श्रृंखला बन जाती है। उसके बाद माध्यम के कणों का कंपन अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर तरंग संचरण की समांतर दिशा में होती है। ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा अगर देखी जाए तो कह सकते हैं कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को सुनकर और अपनी नोटबुक पर लिख सकते हैं। बेस्ट परिभाषा मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है। कि यहाँ पर क्या है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग है। तो पहले अनुदैर्ध्य की तरंग की परिभाषा अगर लिखी हो तो लिखेंगे कि वे तरंगे जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में ही होता है, उसमें संपीड़न व विरलन होती है, उसे कौन सी तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो इस तरह से हमारा अनुदैर्ध्य तरंग का डेफिनेशन भी हो गया और
इस तरह के तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग। इसके विपरीत जैसे हम पानी में कंकड़ डालते हैं तो क्या होता है, अगर पानी में कोई नाव बोट बना दी जाए और उसके बाद उसमें हम कंकड़ डालें तो क्या होगा, नाव क्या होगा, जब तरंग का निर्माण होगा तो ऐसा लगेगा गोल से तरंगे उठती हैं और पूरे तालाब में फैल जाती हैं, तो वो तरंगे क्या होती है। लेकिन नाव क्या होता है, एक ही जगह पर ऊपर नीचे करता रहता है, तरंग तो बार बार जाती रहेगी लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ता, एक ही जगह। या फिर एक रस्सी को किसी सिरे से हम बांध दें और उसका दूसरा छोर हाथ से हिलाएं तो वो भी इस तरह से तरंग का निर्माण करेगा, वो एक ही इस तरह से। लेकिन ये क्या होगा, रस्सी अपने ही जगह पे रहेगी, क्यों, क्या होगा, तरंग आगे पीछे होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे तरंग को कि तरंग की जो संचरण की दिशा होती है वो लंबवत होती है, उसे अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि परिभाषा कर दें कि जिसके दोलन यानी कि माध्यम के जब कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय जो जैसे तरंगे होती हैं वो सब अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य यानी कि अनुदैर्ध्य वे तरंगे जिनके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में ही होता है और इसमें संपीड़न व विरलन होता है। और ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। और अनुप्रस्थ तरंग जिसके दोलन माध्यम के कण के तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे आगे क्या है कि यहाँ पे देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में देखिए घनत्व में परिवर्तन दिखा रहा है, उसके बाद दूसरी डायग्राम में क्या दिखा रहा है, दाब में परिवर्तन दिखा रहा है। तो हम जब भी किसी ध्वनि तरंग का आलेख का स्वरूप बताएंगे तो दिखा सकते हैं कि संचरण के होते समय किसी भी हवा में अधिक कम घनत्व होता रहता है और पट्टे के निर्मित दिखाई जो देते हैं वो जैसे कि आकृति अ में, ये आकृति अ है और ये आकृति ब है। तो आकृति में परिवर्तन दिखाया गया है जिसमें कि ब में दाब में परिवर्तन है और अ में क्या है, घनत्व में परिवर्तन जो है आलेख की सहायता से दिखाया गया है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस टॉपिक पर, बहुत ही छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के आप लोग इस टाइम पे भी एग्जाम में डेफिनेशन और फार्मूलाज बनते हैं और इसके आगे भी आप कभी कोई प्रिपरेशन या तैयारी करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेसन। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस और 1-1 2-2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि जैसे इसमें आवृत्ति आता है, ध्वनि का वेग आता है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, उसके बाद आवर्त काल क्या होता है, आयाम क्या होता है, कला क्या होती है, ये सारी जो है टॉपिक से इसी से रिलेटेड होते हैं और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि जो है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। पहले यहाँ पे वर्ड ही आ गया है कि ध्वनि तरंग दैर्ध्य की लंबाई, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि तरंग दैर्ध्य का डेफिनेशन क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है, जैसे कोई तरंग ऐसे है कंपन कर रही है या दोलन करती है, तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी तय करती है, ठीक है फ्रेंड्स, एक कंपन या दोलन करने में जितना दूरी तय करता है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं कि ये है, ये है, यहाँ से कोई तरंग जो है कंपन या दोलन कर रही है तो ये एक कम करने में यहाँ से यहाँ तक एक एक पूरा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और फिर यहीं तक आया, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ से अगर हम ले और फिर यहाँ से जा वापस आकर यहाँ तक आ गया तो ये जो क्या है, जो दूरी है तय कर रही है, इसी दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य करते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। या एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को ही तरंग दैर्ध्य करते हैं और इसे या वेवलेंथ कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर जो होता है लैम्डा उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक, जबकि आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है पहले मैं आपको वो बता दूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सारे डेफिनेशंस आपको बताती चलूंगी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है, थोड़ा मैं फ्लो में आती हूँ पढ़ाते टाइम तो बोल देती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, अंत तक देखेंगे तो आपको टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। मैं ज़्यादा जो है वीडियो को ज़्यादा लेंथ बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि 15 से 16 मिनट तक का वीडियो बने। तो आइए देखते हैं आवृत्ति की परिभाषा क्या है। एक सेकेंड में कण द्वारा कंपन या तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में कोई भी जितना कंपन होता है या जितनी भी तरंग दैर्ध्य होती है उसकी जो जितने नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। मान लीजिए कि किसी तरंग के कण एक सेकेंड में 60 कंपन या 60 दोलन करते हैं तो उस तरंग की आवृत्ति भी क्या होगी, 60 ही होगी। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है,
इसको दर्शाते किससे हैं, इसको दर्शाते न्यू द्वारा हैं। उसके बाद आता है आयाम को कैपिटल ए द्वारा दर्शाए, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं और इसको कैपिटल ए आयाम को दर्शाते हैं। तो आयाम की परिभाषा भी देख लेते हैं कि तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को, किससे, जैसे कि तरंग के किसी कण द्वारा साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जैसे कि ये एक तरंग दैर्ध्य हो गया और यहाँ से यहाँ तक बना, तो यहाँ से इसका जो यहाँ तक ये विस्थापन है, ठीक है, अधिकतम जितना विस्थापन होगा इसी दूरी को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ए हो गया एम्पलीट्यूड, ये वाला भी एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसका पीक हो गया, शिखा हो गई, शिखर हो गया पीक, और ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव इसके नीचे का। तो इस तरीके से क्या होता है, आयाम की परिभाषा, यानी तरंग के किसी कण द्वारा इसकी साम्य अवस्था से अधिकतम दूरी, साम्य अवस्था यानी कि सामान्य अवस्था क्या है, यहाँ है, ये वाली सामान्य अवस्था है, इस सामान्य अवस्था से जो अधिकतम दूरी, इस अवस्था से अधिकतम दूरी है, ये क्या हो गई, आयाम हो गई, और इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और माध्यम के किसी बिंदु के पास घनत्व का एक आवर्त पूर्ण होने के लिए लगने वाला समय क्या होता है, वो आवर्तकाल यानी पीरियड कहते हैं, और इसे आवर्तकाल या दोलन काल कहते हैं, और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, अक्षर से दर्शाते हैं। यानी कि किसी तरंग द्वारा एक तरंग दैर्ध्य की दूरी तय करने में जितना समय लेती है, उस समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारी छोटी छोटी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि आवृत्ति के मान से अधिक का तारत्व निश्चित होता है और आयाम के मान से ध्वनि की प्रबलता निश्चित होती है। ठीक है, आवृत्ति के मान से जब चले होगा तो ध्वनि का तारत्व क्या होता है, वो निश्चित होगा, और आयाम के मान से ध्वनि की प्रबलता निश्चित होती है। अब यहाँ पे तारत्व क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, लड़कों की आवाज़ कुछ समय बाद मोटी हो जाती है, तो वो क्या तारत्व है वो बाद में बताएंगे आगे चल के। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सारे ग म प ध नि इन स्वरों की आवृत्ति एक दूसरे के साथ कौन से सूत्रों द्वारा जोड़ी गई हैं, और पुरुषों और स्त्रियों की आवाज़ों की आवृत्ति में मुख्य अंतर कौन सा होता है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आप लोग इसका आंसर ढूंढिए, मैं इसको ज़रूर बताऊंगी आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ध्वनि का वेग, और मैंने आपको होमवर्क दिया है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। ये एक जनरल नॉलेज के हिसाब से आंसर क्वेश्चन दिया है, और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इसको आंसर बता के तब मैं आगे बढ़ूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।